नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सोशल साइंस के कुछ वीडियोस डिस्कस किए, हिंदी के डिस्कस किए हैं, साइंस के भी 3 या 4 वीडियो डिस्कस किए हैं। तो उन वीडियोस की सीरीज में हम आज इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं आपके, ये केवल डीएलएड के लिए नहीं, कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो जनरल ग्रामर से या जो जनरल इंग्लिश से रिलेटेड हैं, वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी में भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश है आपके सिलेबस में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसएससी की बात करें या हम एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी भी बात करें, तो जहां जहां पे भी इंग्लिश आपके सिलेबस में है, इंग्लिश ग्रामर, तो उन सब एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इस वीडियो को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जस्ट बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, तो दैट डजंट मीन कि ये केवल डीएलएड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, which is a receptive skill, मीन्स ऐसी कौन सी स्किल है जो रिसेप्टिव का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको हम रिसीव करते हैं, उसको हम अपने तक पहुंचते हैं। तो पहुंचाने का मतलब क्या है, हमारे तक पहुंचने का मतलब है सुनते हैं। ओके, सो रिसेप्टिव स्किल जो है वो यहाँ आपकी लिसनिंग हो जाएगी। बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं, राइटिंग है, स्पीकिंग है, नन ऑफ द अबव है, सो वो रॉन्ग है। लिसनिंग जो है वो आपका रिसेप्टिव स्किल है। नेक्स्ट कह रहा है एडवर्ब ऑफ कॉवर्ड इज। देखिए, कॉवर्ड जो है वो एक नाउन है। ओके, लेकिन उसमें जब देखिए एडवर्ब, सबसे पहले तो ये आपको डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन से वो पता होना चाहिए। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब की मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं। ओके, एंड एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच signifies the importance or the characteristic properties of verb. ओके, सो आपकी जो वर्ब है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए, कॉवर्ड का एडवर्ब क्या होगा, कॉवर्डली, मींस जैसे होता है ना कि ही फॉट इन द बैटल कॉवर्डली, मींस वो कायरता से लड़ा, ब्रेवरी से नहीं लड़ा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो जैसा आपको डेफिनेशन अगर पता है कि ये एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तो वो आप ऑप्शन में पुट करके देख सकते हो। देखिए, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, कॉवर्ड जो है वो वर्ब हमने नाउन है, हमने पहले बता दिया। कॉवर्डिस भी नहीं होगा, कॉवर्डली होगा, मींस वो कायरता से। ओके, एंटोनिम ऑफ बून, एंटोनिम मींस जिसको हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं उसको हम इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं, मींस अपोजिट। सो अपोजिट ऑफ बून, सो बून का मतलब क्या होता है, वरदान। ओके, सो बून का उल्टा क्या होगा, अभिशाप, जिसको हम इंग्लिश में कर्स कहते हैं। बाकी आपका शार्प है, एविल है, सिविल है, नन ऑफ द अबव है, सो वो गलत है आपके। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ओके, देखिए ये आपका प्योर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको चारों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, चारों वर्ड्स का यूज प्रॉपर ग्रामर में कैसे कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कौन से 4 वर्ड्स हैं, लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल। ओके, और लेस जो है वो अलग है टर्म, लेकिन जनरली जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल, अ लिटिल, तीनों का जो यूज है वो हम एक साथ समझते हैं। ओके, हम जब ये सीरीज स्टार्ट करें, जब ये वीडियो खत्म हो जाएंगे, दोनों 2 पार्ट्स में आपका डिस्कशन रहेगा इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का। तो इसके बाद हम आपको एक सीरीज कराएंगे जिसमें आपके सिलेबस में भी वो टॉपिक है जो आपका 4th सेमेस्टर का सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश का, उसमें भी ये टॉपिक है कि मतलब एरर को फाइंड करना या फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उस हिसाब से हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वहां आपको हमको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे हम वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, सो इसमें जो कह रहा है कि नॉलेज इज डेंजरस थिंग, सो अ लिटिल मींस, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है।
वो उस हिसाब से आपको भरना है। अब आपको अगर पता नहीं होगा तो लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, आपको ए सी बी तीनों आपको ऑप्शन सही लगेंगे, आप कोई भी फिर ऐसे भरोगे। ओके, सो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपको रूल है, रूल समझना पड़ेगा। आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो आप कर लोगे। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, तो जो डायरेक्ट मेथड है टीचिंग का, इंग्लिश ग्रामर को टीच करने का, दैट केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो टीचिंग की स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें कई सारी अप्रोचेज हैं, उसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच भी है। सो दैट रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एज वेल एज द सेंटेंस पैटर्न, मीन्स जो शब्द की संरचना है और जो आपके वाक्य की पैटर्न है, वाक्य का पैटर्न है, उन दोनों से रिलेटेड है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, तो जो डायरेक्ट मेथड है उसकी ओरिजिन जो है वो फ्रांस से हुई है। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब आपको बताएंगे तो उसमें आपको पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता देंगे। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, सो डिफर जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन होगा। सो एडजेक्टिव उसका बताना है, मींस क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो एडजेक्टिव है, सो वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। ओके, डिफरेंस आपका नाउन हो जाएगा, डिफरेंटली जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा, और डिफरेंट जो है वो उसका एडजेक्टिव होगा। What are one of the two productive skills, जो सबसे दो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, दीज आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। ओके, लिसनिंग नहीं है इसमें, स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना जो है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर आप पढ़ के नहीं गए होगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश ग्रामर एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। ओके, it is important for teaching English as a foreign or second language. Why means किस लिए, किस अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करना चाहिए? In order to maintain on interaction, to maintain an interaction and communicational approach, communicative approach. That's why it's important for teach English as a foreign or second language. Okay, क्योंकि आप अपने यहाँ पे जब रहोगे, अपनी कंट्री की भाषा में तो आप बात कर लोगे, अपने रीजन में जब रहोगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे या तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज लोग समझ सकते हैं, आप वहाँ की या तो लोकल लैंग्वेज वो वहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज समझेंगे या फिर इंग्लिश समझेंगे। तो इंग्लिश जो है वो आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे। ओके, सो इंग्लिश इसीलिए इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन और ऑन इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। दैट्स व्हाई इंग्लिश इज नेसेसरी। लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक का मतलब है, लिंग्विस्टिक मींस एक आपका वर्ड है, और ये कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें पूछा जाता है। सो लिंग्विस्टिक का मतलब है वन हु नोज ह्यूमन लैंग्वेजेस। ओके, मींस लैंग्वेजेस का जो ज्ञाता होता है, जो लैंग्वेजेस को, तरह तरह की लैंग्वेजेस को जानता है, उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, जिसको हम हिंदी में भाषाविद कहते हैं। ओके, हिंदी में हम उसको भाषाविद और इंग्लिश में लिंग्विस्टिक कहते हैं। सो ह्यूमन लैंग्वेज, जिसमें एनिमल लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज ये नहीं होगा आपका, ह्यूमन लैंग्वेज आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आपको जो देखिए तीन तरह के कंजंक्शंस होते हैं, अगर आपको पता हो, एक होता है कोऑर्डिनेटिव, ओके, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। सो आपके तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं। सो उसमें आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ध्यान रखना है। तो सबऑर्डिनेटिंग में देन है, मींस जो आपको मींस उसमें कंपैरिजन करने के लिए। सो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। ओके, सो यहाँ पे आपका देन जो है वो आपका सही होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, सॉरी कौन कौन से कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में आते हैं, तभी आप इसको कर पाओगे।
ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मेथड. ओके, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, it's also known as the classical method. So option A will be the correct option here. The origin of direct method, तो देखिए क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट होने लगे हैं. अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड दैट इज इन फ्रांस. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस. देखिए, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट. ओके, अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन और दिए हैं एज, देन, इफ, ये आपके गलत होंगे क्योंकि हार्डली के साथ ये रूल्स हैं. देखिए, ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए, सेंटेंसेस में एरर को फाइंड करने के लिए, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, तरह तरह के आपके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आपके आते हैं. सो बस आपको जनरल केवल रूल समझना है. एक रूल और उसका एक एग्जांपल आप समझ लोगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके जो डीएलएड में, पर्टिकुलरली अगर हम डीएलएड की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, शॉर्ट टाइप एंड वेरी शॉर्ट टाइप में, उसमें क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं. ओके, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, आपको सही होगा या गलत होगा, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं कि आप मतलब लिखने वाला हो तो उसमें चलो थोड़ा 2-4 लाइन लिख दिया तो कुछ नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. इसमें आपको श्योर है या तो आपका पूरा 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा. ओके, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पजेशन. देखिए, पजेज आपके वर्ड होगा यहाँ पे, पजेसिव है, पजेसिवली है, पजेसिवनेस है, ये आपका गलत है. मींस आपको पजेशन की वर्ब आपको बतानी है, तो वर्ब जो है वो आपकी पजेस हो जाएगी. ओके, बाकी आपके जो एडजेक्टिव हो जाएंगे, पॉजिटिवली जैसे एडजेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो जाएगा, इसी तरह एडजेक्टिव हो जाएगा पॉजिटिव. ओके, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है, ऑप्शन को. वंस, हर, हिज, अवर. तो देखिए, ये तो बहुत सिंपल रूल है, आपको हो सकता पता भी हो कि वन के साथ में वंस ही आएगा. ओके, देखिए यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा है ना, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. मीन्स वन को, मीन्स वन का मतलब है किसी एक को एक बारे में कह रहा है. ओके, तो किसी एक को, किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. तो अपनी का मतलब है क्योंकि वो वन के बारे में बात कर रहा है इसलिए वंस आएगा. बाकी आपका हिज, अवर, ही, हर, ये आपके ऑप्शंस नहीं सही होंगे. द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड was adopted by, जो substitution table method है that was adopted by H.E. Palmer. Okay, so Palmer, H.E. Palmer, he adopted the substitutional table method. Language learning starts from, देखिए language learning जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, listening. ओके, देखिए हमने पहले बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो राइटिंग और स्पीकिंग, दोज वर 2 फंडामेंटल स्किल्स. लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है, मीन्स किसी भी भाषा को सीखना सबसे पहले है लिसनिंग से. जब आप दूसरों को सुनोगे, दूसरों की कही गई बात को सुनोगे, उसको फॉलो अप करोगे, देन आप उस भाषा को धीरे धीरे सीखोगे. ओके, सो इसीलिए लिसनिंग जो है दैट स्टार्ट्स, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग. फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, सो डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो ब्रांचेज हैं, तरह तरह की ब्रांचेज है, उसी में से एक ब्रांच है फोनेटिक्स. सो फोनेटिक्स का मतलब है द साइंस ऑफ साउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, देयर पैटर्न, देयर फ्रीक्वेंसीज, ऑल अबाउट दैट. सो फोनेटिक्स इज रिलेटेड टू साउंड. एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, तो देखिए सक्सेस का जो एडजेक्टिव आपको बताना है. ओके, सो एडजेक्टिव इसका सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके, सक्सेसफुल मीन्स सफल. ओके, और सक्सेस का, सक्सेस की हिंदी जैसे अगर आपको सपोज करिए आपको कंफ्यूजन है, ओके, सो आप अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, सक्सेस देखिए सफलता जो है वो नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा. सक्सेसफुल विशेषण हो जाएगा. ओके, एडजेक्टिव हो जाएगा. और एडवर्ब सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली. ओके, सक्सीड आपकी वर्ब हो जाएगी. ओके, सक्सीडिंग जो है वो उसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा. सो इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए. ओके, देन आपके लिए इजी हो जाएगा. प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो प्री एक्टिव
फेज है वो कौन सी है। तो देखिए प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, इवेल्युएशन है, ऑल ऑफ द अबव। सो सारी आपकी सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आप प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग में पहले आप प्लानिंग करोगे, ओके, कि कैसे कैसे आपको मीन्स आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप पढ़ाओगे बच्चों को, कैसे उनसे इंटरैक्ट करोगे। सो वो प्लानिंग हो गई आपकी। देन आपका एग्जीक्यूशन हो गया कि कैसे आपने अपनी बताई हुई जो आपने प्लानिंग की थी उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। देन उसका इवेल्युएशन की, जो भी आपने प्लानिंग की, जो भी आपने एग्जीक्यूशन किया उसको इवेल्युएट करना। सो ऑल ऑफ द अबव वो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज, अब आपको बताना है कि ये कैसा सेंटेंस है। तो देखिए 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो इसमें जो दिया हुआ है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, दिस इज वन ऑफ द सिंपल सेंटेंस, ये आपका साधारण वाक्य है। हिंदी में भी 3 ही तरह के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ओके, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि 2 सेंटेंसेस को कंबाइन किया गया है, ऐड किए गए हैं, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। ओके, अब इसमें डिफरेंशिएट करना आपको बहुत जरूरी है कि कैसे हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड से, कंपाउंड को सिंपल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। अब आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो देखिए ये एक पैटर्न है, अगर आप इसको माइंड में रख सको कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें आपको दैट है और इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं कंबाइन करने के लिए। सो इसमें जैसे दिया हुआ है द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। ओके, ठीक है, सो द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, यह समाचार कि वह आएगा सही नहीं है। आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो इसमें से और क्वेश्चन जो रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।